नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप स्टडी परिवार में। तो उम्मीद है कि आप सही सलामत होंगे। तो कल की क्लास में जब अपनी मुलाकात हुई तो अपन ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई और भारत आने के बाद उन पे कैसे रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था ना दोस्तों, मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि क्या क्या हुआ। 1726 के बारे में मैंने कल आपसे बात की कि 1726 में कैसे 3 जगहों पर यह कार्य किया गया। ठीक है, देखो इसकी बात अपन पहले ही कर चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। फिर भी एक बार एक छोटा सा माइनर सा अपन रिवीजन करना चाहेंगे जो अपन ने कल पढ़ा। अपन ने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसके तहत उच्चतम न्यायालय, मुख्य मुख्य बातों पे मैं गौर करना चाहूंगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे संबंधित एक न्यायालय और बताया था, अपेक्ष संबंधित नहीं था, इसी को क्या बोला जाता था, अपेक्ष न्यायालय बोला जाता था दोस्तों। इसी को क्या बोला जाता था, अपेक्ष न्यायालय बोला जाता था। तो आपको ये लग रहा होगा सर ये बात तो आपने कल बता दी थी, तो आज इस बात का दोहरान आप क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल अपन ने जो पढ़ा उसका रिवीजन करना अनिवार्य होता है, तभी आपको आगे वाली बातें समझ में आएंगी। मैंने आपको इससे पहले 1726 की एक बात बताई थी। ठीक है दोस्तों, 1726 की क्या बताई थी, एक बात मैंने आपको बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको कि बंबई, ठीक है, मद्रास, बंगाल, बंगाल का कलकत्ता क्षेत्र, बंगाल का कौन क्षेत्र, कलकत्ता क्षेत्र, मद्रास का मसूलीपट्टनम, मद्रास का कौन सा, मसूलीपट्टनम, और बंबई का सूरत। इन तीनों क्षेत्रों पे अलग अलग क्या नियुक्त किए गए, अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए गए। किंतु जब रेगुलेटिंग एक्ट की बात आई, किंतु जब किसकी बात आई, रेगुलेटिंग एक्ट की बात 1773 की बात आई, तो इसमें क्या कर दिया गया कि बंगाल, बंबई प्लस मद्रास, ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, ठीक है, इनको मिलाकर एक पद बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब मैं आपको बता दूं, इन तीनों में ही गवर्नर है, केवल जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या बनाया गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो बंगाल का जो गवर्नर है ना, उसी को क्या बनाया गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। यहां तक की बात अपन ने कर ली थी। देखिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था सेटलमेंट एक्ट, कौन सा, सेटलमेंट एक्ट, इसके बाद 1781, इसकी बात मैंने कल भी की थी। इसमें सिर्फ आपको एक चीज पता रखनी है, 1773 में जो काम हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके तहत 3 प्रांत दिए गए। उसको क्या क्या दिए गए, फिर से बात करना चाहूंगा, बंगाल, बंबई और मद्रास, और मद्रास। 1781 के सेटलमेंट एक्ट में 2 प्रांतों को और जोड़ा गया, बिहार, उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा। तो सरल रूप से आप कह सकते हो कि अब तक 1781 तक कितनी प्रेसिडेंसियां हो गई, 5। कितनी हो गई, 5 हो गई। ये सारी किसके अधीन काम करेंगी, ये करेंगी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। किसके अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगी। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। अधीन कार्य करने का मतलब क्या है, पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कहां कानून बना रहा था, बंगाल में, बंबई में और मद्रास में। और ये जो तीनों का अधिकार है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, कल भी इस पे आपने चर्चा की थी, आज फिर से मैंने बताया। ये तो दिया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधन किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया दोस्तों, एक संशोधन किया गया।
और संशोधन के तहत क्या हुआ, संशोधन के तहत क्या किया गया कि इसमें 2 रियासतें और जुड़ी गई। क्या जुड़ी गई? 2 रियासतें और जुड़ी गई। कौन कौन सी थी? बिहार व उड़ीसा। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी जुड़ी गई? बिहार व उड़ीसा। और बिहार व उड़ीसा को जोड़ते हुए क्या कह दिया गया कि पहले बंगाल का गवर्नर जो कि बंगाल, बंबई व मद्रास में कानून बना रहा था, अब वह बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाएगा। वह कहां बनाएगा? बिहार और उड़ीसा में कानून बनाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का जो अधिनियम है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट अपन ने समाप्त कर लिया है। रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त करने के पश्चात अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए इसका नाम ही बता रहा है। पहला बिंदु, तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा स्वीकृत, विलियम पिट द्वारा स्वीकृत, विलियम पिट द्वारा स्वीकृत। पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा स्वीकृत था? स्वीकृत का मतलब किसने पिट्स इंडिया एक्ट को स्वीकृति दी? तो पिट्स इंडिया एक्ट को स्वीकृति देने वाला कौन था दोस्तों? विलियम पिट था, जो उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्या था दोस्तों? उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ये जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है ना, यही लेके आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। और इसी के नाम पे क्या रख दिया गया? इस जो पिट्स इंडिया एक्ट का जो नाम आप देख रहे हो ना, इसी के अंदर इसका नाम क्या रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट। और लाया कब गया था? सामने आपके लिखा हुआ है 1784। लाया कब गया था दोस्तों? 1784। इसमें देखो क्या हुआ, आपको पता है हर एक अधिनियम जो आएगा, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, इसके बाद चार्टर्ड एक्ट हो, ठीक है, इन सारे के सारे जो आएंगे अधिनियम, ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से लेके स्वतंत्रता अधिनियम तक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जितने भी अधिनियम आएंगे, उनमें से सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण करेंगे। लेकिन जब आप 1858 तक जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार दिया जाएगा, फिर बाद में ब्रिटेन की सरकार सारा, या ब्रिटेन कह सकते हो ब्रिटेन की रानी या वहां की संसद सारे अधिकार संभालेगी। इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आपको सारी चीज समझा दी जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया। किसके कार्यों का विभाजन किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया। पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी एक काम करती आ रही है, कौन सा? व्यापारिक कार्य। कौन सा कार्य करती आ रही है? व्यापारिक कार्य। जो कौन कर रहा है? BOT। पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक कार्य करती आ रही है जिसको बोलते हैं व्यापारिक कार्य। वो कौन कर रहा है? व्यापारिक कार्य करने का अधिकार किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इसका व्यापारिक अधिकार दिया गया है। अब इसको जो नया कार्य दिया गया है वो दिया गया है राजनीतिक कार्य। वो कौन सा दिया गया है? राजनीतिक कार्य। वो कौन दिया गया है? राजनीतिक कार्य। इसको राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्थान बनाई जाएगी जिसका नाम है नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल, इसको बोला जाएगा BOC। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? BOC। देखें, मैंने बताया BOT, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOC। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसका तो आपको पता ही है, इसको तो बोलते हैं निर्देशक मंडल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं निर्देशक मंडल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नियंत्रण मंडल या नियंत्रक मंडल। इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रक मंडल। एक और बात बता दूं, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। जबकि निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 24 थी। निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24 थी। और जो राजनीतिक कार्य के लिए जो नियंत्रक मंडल बनाया गया है, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आप कह रहे हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोल रहे हैं। ये जो नियंत्रक मंडल बनाया गया है, इसमें कुल सदस्य कितने होंगे? 6 होंगे। इन 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा?
इन 6 सदस्यों की नियुक्ति, इन 6 सदस्यों की नियुक्ति किसको दे दी गई? सम्राट को दे दी गई। किसको दे दी गई? कि सम्राट इन 6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इन 6 में कौन कौन सदस्य होंगे, सारा निर्धारण कौन करेगा? सम्राट के हाथ में होगा। इनकी नियुक्ति का अधिकार भी किसके हाथ में होगा? सम्राट के हाथ में होगा। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको कई बार यह पूछ लिया जाएगा कि नियंत्रक मंडल व निर्देशक मंडल में सबसे प्रारंभ में किसकी व्यवस्था की गई थी? तो आपको पता रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्योंकि आपको पता है ये 24 सदस्य जो आप देख रहे हो ना, जो ये 24 सदस्य आपके सामने प्रस्तुत किए, जो मैंने बताए हैं कि प्रारंभ से कितने सदस्य चलते आ रहे हैं? 24 सदस्य चलते आ रहे हैं। इन 24 सदस्यों का ईस्ट इंडिया कंपनी में वैसे ही योगदान है। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है? वैसे ही योगदान है, क्योंकि जब आपने संचालक मंडल बनाया या निर्देशक मंडल बनाया तो उसमें कुल सदस्य कितने रखे? 24 रखे। इस अधिनियम के द्वारा तो नया सिस्टम क्रिएट किया गया है। क्या किया गया है? नया सिस्टम क्रिएट किया गया है 6 सदस्यों का। कितने सदस्यों का दोस्तों? नया सिस्टम जो बना है वो कितने सदस्यों का है? 6 सदस्यों का है। और ये 6 सदस्य क्या कहलाएंगे? नियंत्रक मंडल कहलाएंगे। इसी नियंत्रक मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, मतलब BOC। ठीक है दोस्तों, मतलब BOC। अब BOC और BOD का इनका क्या क्या कार्य है अभी मैंने बात की थी, ठीक है, अभी इनके कार्य की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो है BOD। BOD तो करेगा संपूर्ण व्यापारिक कार्य, संपूर्ण व्यापारिक कार्य। और कौन सा बच गया? BOC, ये करेगा राजनीतिक कार्य, ये करेगा राजनीतिक कार्य। अब मैंने पहले ही बोला था, अब देखो यहां चक्कर पड़ गया। राजनीतिक कार्य तो किसके सदस्य तो कितने हैं? 6। और व्यापारिक कार्यों के लिए सदस्य कितने हैं? 24। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक कार्यों के लिए सदस्य 24 और राजनीतिक कार्यों के लिए सदस्य कितने हैं? 6 सदस्य हैं। अब जो राजनीतिक कार्य, व्यापारिक कार्य, तो आपको पता ही है व्यापार क्यों होंगे, राजनीतिक कार्य कौन होगा? राजनीतिक कार्य होंगे जिनसे राजनीति को संचालन में किया जाएगा। फिर से दोहरा देता हूं दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा लाया गया। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। तो इसी सिद्धांत को क्या कहा जा सकता है? द्वैध शासन। क्या कहा जा सकता है दोस्तों? द्वैध शासन। द्वैध शासन कहा जा सकता है, द्वैध शासन कहा जा सकता। आपको एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक मुख्य कार्य और हुआ था, इंपॉर्टेंट बात है। जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे, जो भी क्षेत्र किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे, ठीक है, उनको क्या घोषित कर दिया गया? ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश संसद के आधिकारित क्षेत्र। ब्रिटिश संसद के कौन से क्षेत्र? आधिकारिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश संसद के आधिकारिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जो ब्रिटिश संसद के जो आधिकारिक क्षेत्र घोषित किया गया है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जो किसके कब्जे में है अभी तक? वर्तमान समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। कब तक? 1784 तक। किसके अंडर में थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे। अब ब्रिटेन की संसद ने इनको अपने अधिग्रहण में ले लिया है। किसने ले लिया है? ब्रिटेन की संसद ने इसको अपने अधिग्रहण में ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं। अब देखिए आगे का एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। आप ये बोलोगे सर 1793 का छोड़ दिया। जो एक्ट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम होंगे वही अधिनियम आपको पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है राजनीति विज्ञान कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है जो 4-5 बिंदुओं में पढ़ा और सब्जेक्ट का समापन कर दिया। राजनीति विज्ञान एक बड़ी अवधारणाएं है, तो इसके तहत हर चीज पढ़ पाना एक विस्तार रूप से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें वह चीज पहले पढ़ी जाती है, पहले का मेरे कहने का मतलब है वह चीज पहले बताई जाती है जो महत्वपूर्ण होती है।
इसका भी एक प्रारंभ होता है सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का भी एक अंत होता है। ठीक है, एक प्रारंभ होता है और एक क्या होता है, अंत होता है। और आपको एक विशेष रूप से मैं और चीज बता दूं दोस्तों, कोई भी बिंदु पढ़ने से पहले उस बिंदु के प्रति अपने को जागृत रहना होता है। ये बोलोगे जागृत रहने का क्या मतलब है, आपको मैंने बताया 1793। तो 1793 का अधिनियम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ के कहां चल रहा हूं, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में चल रहा हूं, क्योंकि इसका जुड़ाव अपन पिट्स इंडिया एक्ट से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जुड़ाव अपन किससे कर सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट से कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते। पहली बात, ये चार्टर श्रृंखला का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ वैसे 1793 का माना जाता है, चार्टर श्रृंखला का द्वितीय अधिनियम। कौन सा अधिनियम, द्वितीय अधिनियम, क्योंकि प्रथम तो ये हो जाएगा ना, आपके सामने लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन प्रथम तो होगा ही दोस्तों। इसके तहत देखो क्या क्या कार्य किए गए, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, दो भागों में बांटा गया। एक तो कार्य होंगे व्यापारिक, एक कार्य होंगे राजनीतिक। जो व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्य होंगे ये कैसे कैसे होंगे ये मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक कार्यों के लिए अलग से एक मंडल बनाया गया जिसको कहा गया नियंत्रक मंडल। अलग से एक मंडल बनाया गया जिसको क्या कहा गया दोस्तों, नियंत्रक मंडल कहा गया। और नियंत्रक मंडल में सदस्य कितने होंगे मैंने आपको वो भी बताया। और नियंत्रक मंडल में जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी मैंने वो भी बताया। आगे मैं बात करता हूं। आप लोगों को पता ही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको सर्वप्रथम किसका अधिकार दिया गया था, मसाले के व्यापार का अधिकार। किसका अधिकार, मसाले का व्यापार, मसाले के व्यापार का अधिकार दिया गया था, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। अब आगे देखें, ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया। एक तो दोस्तों एक चीज सुन लें आप, वो समझ लें। एक तो होता है एकाधिकार। एक क्या होता है दोस्तों, एकाधिकार। एक होता है अधिकार, एक होता है अधिकार। एक तो होता है एकाधिकार और एक क्या होता है, अधिकार। एकाधिकार और अधिकार में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है कि एकाधिकार क्या होता है और अधिकार क्या होता है। क्योंकि देखिए, जब मैं आपको अभी ये बिंदु बताने जाऊंगा ना 1813 वाला, तब आपको एक मुसीबत आएगी। आप ये पूछोगे सर आप अधिकार समाप्त कर रहे हो या एकाधिकार समाप्त कर रहे हो। एकाधिकार का मतलब है जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो कहा गया था कि आप पूर्वी देशों में व्यापार करने का क्या होगा, एकाधिकार होगा। मतलब केवल पूर्वी देशों में, केवल पूर्वी देशों में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। पूर्वी देशों में व्यापार कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। आई बात। और अधिकार का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कंपनियां हो सकती हैं, अलावा भी व्यापारिक कंपनियां हो सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी व्यापारिक कंपनियां हो सकती हैं दोस्तों। आई बात समझ में। तो पहले अपन समाप्त करेंगे इसका क्या, पहले अपन समाप्त करेंगे एकाधिकार। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा, 13 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या समाप्त किया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहां व्यापारिक एकाधिकार से मतलब क्या है कि मतलब अब व्यापार और भी कंपनियां कर सकेंगी भारत में। आई मेरी बात समझ में। अब व्यापार और भी कंपनियां कहां कर सकेंगी, भारत में व्यापार कर सकेंगे दोस्तों। आप ये कहोगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। देखो, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन एक चीज है जो इनको और दे दी गई भाई। एक तो चाय का व्यापार, किसका व्यापार, चाय का व्यापार, प्लस चीन के साथ व्यापार। किसके साथ व्यापार,
चीन के साथ व्यापार व्यापार का एकाधिकार यथावत रखा गया। यथावत रखा, आई मेरी बात समझ में, कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार में अभी भी केवल और केवल कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अन्य ब्रिटिश कंपनियों को कोई अधिकार नहीं होगा। अन्य ब्रिटिश कंपनियों को क्या नहीं होगा? कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है ना, तो फिर एकाधिकार का मतलब क्या हुआ? थोड़ी बात तो लॉजिकली है, आपको समझनी पड़ेगी कि अगर अन्य कंपनियों को भी अधिकार प्राप्त होता है, और अन्य कंपनियों को अधिकार कब दिया जाएगा? जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अधिकार समाप्त कर दो? एकाधिकार समाप्त कर दो, मतलब एक अकेले का ही अधिकार होगा व्यापार पे। तो ये बात थोड़ी उचित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में अन्य भी कंपनियां थी जिन्होंने जो दबाव बनाए रखे थे। किस पे दबाव बना रखा था? उन्होंने ब्रिटेन की संसद पे उन्होंने दबाव बना रखा था। जब उन्होंने ब्रिटेन की संसद पे दबाव बनाया ना, तो उसके साथ ही एक कार्य और हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की संसद भी यह चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे जल्दी से जल्दी नियंत्रण बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? जल्दी से जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण रखा जा सके। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पे समय पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला अपना एक देश बना सकती है। क्योंकि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस रफ्तार से भारत पे शासन कर रही थी, और आपको पता है नीति कौन सी अपनाते थे? ये फूट डालो और राज करो। अपने जो राजा महाराजा होते थे उनमें फूट डाला करते थे, और फिर अपने शासन किया करते थे। फिर एक की तरफ होते, दूसरे को बर्बाद करते, जिसकी तरफ होए उसको भी बर्बाद करते। और दोनों क्षेत्र किसके हाथ में आ गए? दोनों क्षेत्र किसके हाथ में आ जाते? अंग्रेजों के हाथ में आ जाते। कहीं ना कहीं इसका डर खुद ब्रिटेन की संसद को भी था। ब्रिटेन की संसद कदापि यह नहीं चाहती थी कि एक कंपनी जो कहां से निकल कर गई है, जो ब्रिटेन से निकल कर गई है, वो एक देश पे अकेली राज करे। ब्रिटेन देश के मान सम्मान के लिए थोड़ी सा विचित्र बात थी। वहां की संसद ने समय समय पे इसीलिए तो एक्ट लेके आए, और चार्टर्ड एक्ट में उन्होंने पहला प्रयास किया भी। देखो दोस्तों, अकेला आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार एक साथ नहीं छीन सकते। आप क्या नहीं कर सकते? आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अकेले सारे अधिकार नहीं छीन सकते। आप एक साथ ये नहीं कह सकते कि व्यापार का अधिकार समाप्त, अब केवल और केवल व्यापार हम करेंगे, नहीं कह सकते। आपको क्या करना होगा? पहले धीरे धीरे उन पे पाबंदियां लगानी होंगी, और धीरे धीरे पाबंदियां लगाने से आप कहां प्रारंभ किया? देखो, प्रारंभ कर दिया ना, एक अधिकार समाप्त कर दिए। गजब है, कहते हैं ना, गजब बेइज्जती है। उनको बोल भी दिया कि आपका एक अधिकार हमने समाप्त कर दिया, उनको राजी भी कर दिया। तो क्या कहा कि कोई बात नहीं, चाय का व्यापार आप कर लो, हम पे दबाव बन रहा है, समझा करो, चाय का व्यापार आप कर लो। और ये पूरा देश दे रहे हैं आपको, चीन। आपको पूरी एक कंट्री दी जा रही है, कौन सा? चीन। चीन के साथ व्यापार आप कर लो। ईस्ट इंडिया कंपनी का चलो ठीक है, व्यापार तो करना ही है। अब व्यापार करना है तो व्यापार होगा कैसे? आगे देखो, आगे देखिए, किस किस का व्यापार का एकाधिकार रखा गया? चाय प्लस चीन के साथ, चीन के साथ। तो आप लोगों को भी पता है इसके साथ क्या रखा गया? एकाधिकार रखा गया। अब आप लोगों को पता है एकाधिकार जब समाप्त होगा, ये जब क्या होगा? समाप्त होगा, तो बचेगा क्या? बचेगा अधिकार। बचेगा क्या? अधिकार। और अधिकार के बारे में मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कंपनी व्यापार कर सकती है। कोई भी कंपनी क्या कर सकती है दोस्तों? व्यापार कर सकती है। कोई भी कंपनी क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी व्यापार कर सकती है, तो आपको क्या लगता है ब्रिटेन की संसद ने प्रयास नहीं किया होगा? जी बिल्कुल किया। ब्रिटेन की संसद ने धर्म प्रचारक मिशनरियां भेजी भारत। क्या भेजी? धर्म प्रचारक मिशनरियां भेजी। मिशनरियां भारत भेजी। इनको दो कार्य दिए गए थे दोस्तों। कितने कार्य दिए गए थे? दो कार्य। एक तो ये करेंगे धर्म का प्रचार, एक तो ये क्या करेंगे? धर्म का प्रचार। और दूसरा जो ये करेंगे व्यापार। एक तो ये करेंगे धर्म का प्रचार, और दूसरा ये क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। इससे कब, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी भारत में और कंपनियां भी होंगी जिनको क्या कहा जाएगा, धर्म प्रचारक मिशनरियां, वो अन्य यूरोपीय कंपनियां भी। इसके अलावा और भी थी, वो कौन सी कंपनियां थी? अन्य यूरोपीय कंपनियां, अन्य यूरोपीय कंपनियां। इसके अलावा अन्य यूरोपीय कंपनियां भी आई थी जिनको क्या करना था, व्यापार करना था, जिनको क्या करना था, व्यापार करना था। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि इन कंपनियों को किस चीज के लिए मना किया होगा? इनको मना किया गया था भाई चाय का व्यापार नहीं करोगे, नहीं करोगे। और एक चीज के लिए और मना किया गया था, चीन में भी व्यापार आप नहीं करोगे। कहां व्यापार नहीं करोगे? चीन में व्यापार नहीं करोगे, चीन में व्यापार नहीं करोगे। तो ये दोनों आवश्यकताएं किसके लिए पूर्ण नहीं की गई? आपको पता है, अन्य यूरोपीय कंपनियां व धर्म प्रचारक मिशनरियों के लिए। किसके लिए? धर्म प्रचारक मिशनरियों के लिए। क्योंकि पता है उनको दो काम दिए गए हैं, एक तो वो करेंगे धर्म का प्रचार, एक वो करेंगे किसका कार्य? एक वो करेंगे व्यापार का कार्य। एक वो किसका कार्य करेंगे? एक वो करेंगे व्यापार का कार्य। ठीक है दोस्तों। और अन्य चीज इस अधिनियम में क्या बोली गई? कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर, ठीक है, अपने खर्चे पर क्या रखेगी? सैनिक रखेगी, सैनिक रखेगी। अपने खर्चे पर क्या रखेगी? सैनिक रखेगी। तथा प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए, प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करेगी। प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करेगी। किस पर खर्च करेगी दोस्तों? प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करेगी। और शिक्षा कौन सी होगी? ये भारतीय शिक्षा होगी। ये कौन सी होगी? भारतीय शिक्षा होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अधिनियम है 1833 का चार्टर एक्ट। मैंने अभी अभी बताया 1813। मैंने कौन सा बताया? अभी अभी 1813। मैंने क्या कहा? एकाधिकार समाप्त किया गया। मैंने क्या बोला आपको? एकाधिकार समाप्त किया गया। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण काम यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर किया गया, समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या समाप्त किया गया? व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया। और घोषणा कर दी गई, आपको पता है जब व्यापारिक अधिकार आप समाप्त करोगे तो क्या घोषणा किया गया कि भारत में आगे से कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल, केवल और केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। केवल और केवल कौन सा कार्य करेगी? राजनीतिक कार्य ही करेगी। केवल और केवल कौन से कार्य ही करेगी? राजनीतिक कार्य ही करेगी। अब देखो राजनीतिक कार्य करेगी ना, तो आपको जाहिर सी बात है आपको पता होना आवश्यक है। किस चीज का पता होना आवश्यक है? कि राजनीतिक कार्य करेगी तो किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से नहीं होंगे। कुल मिला के बात यह है कि राजनीतिक कार्य करेगी, राजनीतिक कार्य करेगी। कुल मिला के बात है जो पीट्स इंडिया एक्ट में जो 6 सदस्यों का बीओसी बनाया था ना अपन ने, कितने सदस्यों का? 6 सदस्यों का जो बीओसी बनाया था, उसकी शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। उसकी शक्तियों में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। अब उसकी शक्तियों में वृद्धि करोगे तो आप करोगे कैसे? मैंने आपको बताया था बंगाल का गवर्नर जनरल। किसका गवर्नर जनरल? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसको क्या बना दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। संपूर्ण भारत का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। और संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड
विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। संपूर्ण भारत का बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है दोस्तों, पता ध्यान रखना, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वैसे मैं इनको संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं बोल सकता। आप कहोगे सर आप आए हैं और आप अब ये कह रहे हैं कि इनको मैं संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बोल ही नहीं सकता, तो कैसे? देखिएगा, अगर मैं इसको भारत मानूं, इसको क्या मानूं? भारत मानूं, और इसके मैं कितने भाग करूं दोस्तों? 2 भागों में इसको विभाजित कर दूं। ठीक है, इसको मैं उत्तर मानूं, इसको दक्षिण मानूं, इसको पूर्व मानूं, और इसको, आपको पता है भारत का जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है ना, ये एक जलीय हिस्सा है। अब मैंने बताया था कि अंग्रेज जलीय हिस्से से ही गए थे, जलीय हिस्से से गए उन्होंने छोटे छोटे प्रदेशों पे, क्योंकि पता है एक प्रदेश यहां था जिसमें शासन किया, एक प्रदेश यहां था, एक प्रदेश यहां था। घेराव तो इन्होंने यहीं से बनाना प्रारंभ कर दिया, घेराव तो इन्होंने यहीं से बनाना प्रारंभ कर दिया। तो घेराव जो बनाना प्रारंभ किया है, तो इस क्षेत्र को आप क्या बोल सकते हो? इस क्षेत्र को बोल सकते हो अंग्रेज भारत। इस क्षेत्र को कौन सा भारत बोल सकते हो आप? अंग्रेज भारत बोल सकते हो। और अब जो ये अकेला खुला हुआ प्रांत, जो ऊपर वाला प्रांत बचा है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो देशी भारत, देशी भारत या प्रांतीय भारत, देशी भारत या प्रांतीय भारत। तो आपको पता है लगभग 565, कितनी? 565 आजाद जब देश हुआ तो लगभग 565 रियासत ऐसी थी जो अंग्रेजों के अधीन थी ही नहीं, स्वतंत्र रियासत थी जो अंग्रेजों के समय थी ही नहीं, अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थी तो सही, लेकिन अंग्रेज उन पे अधिकार नहीं कर पाए। अंग्रेज उन पे क्या नहीं कर पाए? अधिकार नहीं कर पाए। जैसे आप लोगों को पता ही है डलहौजी, उन्होंने तो एक नीति बना रखी थी, गोद निषेध की नीति। गजब भाई, गजब बात है कि नहीं है? गोद निषेध की नीति का मतलब है अगर किसी राजा की संतान नहीं है ना, तो वो राजा गोद भी नहीं लेगा। तो वो राजा क्या नहीं लेगा? वो राजा गोद भी नहीं लेगा। और वो राजा अगर गोद नहीं लेगा ना, तो आपको शर्त पता है अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो और राज करो। एक दूसरे राजा में फूट डालते, हमला करवाते, राजा महाराजाओं का पतन करवाते, और उस स्थान पे शासन खुद किसका कर लेते? खुद का शासन कर लेते। तो एक चीज बताओ, जब तक ये अंग्रेज भारत इस तरफ प्रस्थान करता, उत्तर दिशा की तरफ, मतलब ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेज भारत में कोई देशी रियासतें नहीं थी अंग्रेज भारत में देशी रियासतें। जब समय आएगा तो आपको पूरी विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन आपको पता रखना चाहिए कि मुख्य भाग कौन सा था? मुख्य भाग, ये भाग ऐसा भाग था जिसमें देशी रियासतें ज्यादा थी, और उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी, लगभग कितनी मानी जाती है? 565 के करीबन मानी जाती है। और आपको पता है ये वही रियासतें हैं जो अंतिम जाके इनको ये कहा जाएगा कि या तो आप पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाइए या आप भारत में सम्मिलित हो जाइए। इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इनको क्या छोड़ दिया गया? इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। स्वतंत्र छोड़ने का मतलब है इनको स्वायत्तता दी गई इस बात की कि या तो आप सम्मिलित हो जाओ भारत में या आप सम्मिलित हो जाओ पाकिस्तान में। अगर आप दोनों में नहीं होना चाहते तो आप एक नया राष्ट्र बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? एक नया राष्ट्र बना सकते हैं। और नए राष्ट्र निर्माण करने के लिए आपको पता है कई रियासतें, जैसे मैं आपको बता दूं, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये 4 तो आपको मुख्य रूप से पता ही होनी चाहिए। ये 4 रियासतें आपको मुख्य रूप से पता होनी चाहिए। वो रियासतें थी जो तो प्रांतीय भारत में आती थी। किसमें आती थी? प्रांतीय भारत में। ये वही थी जिनके इनकी जो सत्ता थी उनमें राजा महाराजाओं का शासन था, ना कि किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। इसीलिए ये अंग्रेज भारत में ना आकर किस में आती थी? देशी भारत या प्रांतीय भारत में आती थी। एक चीज बताओ, यहां प्रांतीय भारत में शासन किसका होगा? राजाओं का होगा। किसका शासन होगा? राजाओं का शासन होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये राजा अंग्रेज भारत के बने हुए कानूनों को मानेंगे क्या? इतना तो हम भी सोचे कि ये जो राजा जो देशी भारत में शासन कर रखे हैं, जहां अंग्रेजों का शासन बिल्कुल भी नहीं है, केवल कुछ मात्रा में है, कुछ कुछ जगह है, तो ये राजा क्या अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को मानेंगे? स्वाभाविक बात है, नहीं मानेंगे।
स्वाभाविक बात क्या है कि नहीं मानेंगे। अगर ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को मानते हैं तो समस्याएं ज्यादा खराब होंगी। कैसे? क्योंकि कोई अपना राजपाट नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी अपना राजपाट नहीं छोड़ना चाहता। जैसे एक चीज और देख लेते हैं, ये है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। कौन है? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन अंग्रेजों का अधिकार तो संपूर्ण भारत पे है ही नहीं। जिस पर अंग्रेजी अधिकार है उसको कौन सा भारत कहा जाता है? अंग्रेज भारत कहा जाता है। कौन सा भारत कहा जाता है? अंग्रेज भारत। या इसी को क्या क्या कहा जाता है? ब्रिटिश भारत कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश भारत कहा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? इसी को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश भारत कहा जाता है। तो अब आप ही एक बात सोचें, क्या सोचनी है आपको? बात सिर्फ इतनी सी सोचनी है कि जब जिस भाग पर अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों ने कोई पद बनाया है, तो वो मुख्य रूप से प्रभावी तो कहां होगा? यही होगा। तो क्या संपूर्ण भारत में मान सकते हो क्या? देखिए, संपूर्ण भारत के लिए एक संकेत दिया गया था। संपूर्ण भारत के लिए क्या दिया गया था? एक संकेत दिया गया था कि धीरे धीरे हम हमारी योजनाएं बदलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं करेंगे जिनसे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, जिनसे क्या किया जाएगा? अंग्रेजी शासन का विस्तार किया जाएगा। तो आज के लिए आपने देखा, आज जो बिंदु पढ़े आप उनमें से कितने सहमत हैं, कितने नहीं सहमत हैं, अगली क्लास में पता चल जाएगा। क्योंकि आज तक अगर आपको नहीं समझ में आया कि एकाधिकार क्या होता है, अधिकार क्या होता है, तो अगली वाली क्लास में आपको मुसीबतें ज्यादा होने वाली। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, चाय के साथ व्यापार और किसके साथ? चीन के साथ व्यापार। अब आपको एक चीज यहां और क्लियर कर दूं, मैंने इस अधिनियम में क्या बताया कि व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया। क्या समाप्त किया गया? व्यापारिक अधिकार। ये मुख्य चीज है, दोबारा बताई जा रही है, सुन लेना। व्यापारिक अधिकार। तो व्यापारिक अधिकार में किसका व्यापार भी समाप्त होगा? एक तो चाय का व्यापार प्लस एक चीन के साथ व्यापार। किसके साथ? चीन के साथ व्यापार। चीन के साथ व्यापार, ये दोनों ही क्या कर दिए जाएंगे? समाप्त कर दिए जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, व्यापार ही नहीं करेगी, केवल क्या करेगी? राजनीति करेगी। केवल क्या? आपका अब आप ये बोलोगे व्यापार को, व्यापार के लिए अलग कंपनी भेजी है ना उन्होंने, शायद धर्म प्रचारक मिशनरियां भेजी। आगे भी देखेंगे कि ये प्रावधान क्यों हटाए गए। हर एक चीज पे आपकी चर्चा की जाएगी। देखिए, राजनीति विज्ञान रटने का विषय नहीं, राजनीति विज्ञान रटने का विषय नहीं है दोस्तों। राजनीति विज्ञान जो होता है वो समझने का विषय होता है, क्योंकि इसके पीछे ही विज्ञान लगता है। तो आपको पता है, विज्ञान हमेशा कॉन्सेप्ट में चलती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलती है। हम हर एक चीज की कड़ी जोड़ते हुए चल रहे हैं, और ये कड़ियां हम कब तक जोड़ पाएंगे? तब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। अब स्टडी परिवार को जितना प्यार आप करते रहेंगे, जितनी मोहब्बत आप करते रहेंगे, उतना ही हमें हिम्मत मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगी। क्योंकि हिम्मत प्रोत्साहन जो होता है ना, वही जननी होता है आविष्कार की। वही क्या होता है? आविष्कार के जननी। क्योंकि अब स्टडी परिवार क्या चाहता है? अब स्टडी परिवार ये नहीं चाहता आपको सिखाना, अब स्टडी परिवार ये चाहता है कि आप भूल के बताओ। हम आपको जो याद करवा रहे हैं वो आप चीज भूल के बताइए। हमारा सीधा सीधा कहने का मतलब है, अब स्टडी परिवार का सीधा सीधा सिद्धांत है कि आपको काबिल बनाना ही हमारा प्रथम अधिकार है। हर विषय का में काबिल बनाना, एक ही विषय में नहीं, हर विषय में आपको काबिल बना। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों? निरंतर रूप से जुड़े रहना है। निरंतर रूप से क्या करना है? जुड़े रहना है। एक बिंदु पे इतना समय दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपको कहां तक आपकी समझ विकसित की जा रही है, कहां तक अब स्टडी परिवार आपके प्रति त्याग करना चाहता है। आपको ये चीज समझनी होगी। समझने के साथ ही आपको अपने भविष्य को देखते हुए जुड़े रहना हो। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने 3 अधिनियम पढ़ लिए हैं। इन अधिनियमों के आप रिवीजन करें, अच्छे से इनके क्वेश्चन सोल्व करें। बाकी तो आपको पता ही है, आगे इनके क्वेश्चन सोल्व मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। तो आज अपने इस दोस्त को, आप स्टडी परिवार के छोटे से दोस्त को आप इजाजत दीजिए। अगर मेरे से कोई भी गलती तो क्षमा चाहता हूं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चे जो हैं जुड़ सकें और इनसे नई चीजें सीख सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।